हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने प्लानिंग और प्लानिंग की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम कंटिन्यू करते हैं प्लानिंग चैप्टर के साथ। नेक्स्ट हमने जो प्लानिंग किया था उसका इंट्रो देख लेते हैं। प्लानिंग का क्या मतलब होता है? प्लानिंग रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड। मतलब कोई काम करने से पहले जब हम उसके बारे में सब कुछ प्री डिसाइड कर लेते हैं वो आपकी होती है प्लानिंग। अकॉर्डिंग टू कून्स एंड ऑर्डिनल, planning is decided in advance what to do, how to do, when to do it and who is to do it. Planning सिर्फ क्या है? एडवांस में डिसाइड कर लेना what to do, क्या करना है, how to do, कैसे करना है, when to do it, कब कर रहा है, and who is to do it, मतलब करेगा कौन। ये सब चीजें जब आप किसी भी चीज के बारे में पहले ही सब कुछ डिसाइड कर लेते हो तो वो आपकी प्लानिंग होती है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्रोसेस जो प्लानिंग की प्रोसेस है उसके 7 स्टेप्स हैं। अब हम उनको एक एक करके सारे पढ़ते हैं। नंबर 1 है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एंड पॉइंट जिसको अचीव करने के लिए हम सारी के सारे काम करते हैं। जैसे हम अब हम +2 क्लास में हुए हैं तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? +2 क्लास में पास होना। +2 क्लास में किसी का ऑब्जेक्टिव होगा कि 90% अबव लेने हैं, किसी ने 80% लेने हैं, कोई कहेगा मैं बस पास हो जाऊं, मेरे लिए इतना ही बहुत है। तो सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव है। अब हम +2 क्लास में आए हैं तो अब हम पूरा साल किसके लिए स्टडी करेंगे? अपने ऑब्जेक्टिव के लिए स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लानिंग की प्रोसेस में क्या करते हैं? अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। In planning, function manager begin with setting up of objective because all the policies, procedure and methods are framed for achieving objectives only. तो सबसे पहले मैनेजर क्या करता है? ऑब्जेक्टिव को सेट करता है। अब जिसने जितना भी अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया, जो 90% कह रहा है, अब वो पूरा साल उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। जिसने सिर्फ पास होना है वो उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है हम उसी के अकॉर्डिंग अपने रूल्स, अपनी पॉलिसीज, सारा कुछ उसी के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है डेवलपिंग प्रीमिसेस। अब हम कुछ अजम्पशंस लेकर चलते हैं। प्रीमिसेस रेफर्स टू मेकिंग अजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर, कि फ्यूचर में आपके पास कैसी भी सिचुएशन आ सकती है, हम उनके बारे में पहले से ही कुछ अजम्पशंस लगाकर चलते हैं। द अजम्पशंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्टिंग, क्योंकि हम फ्यूचर को नहीं जानते, फ्यूचर अनसर्टेन है, तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? फोरकास्टिंग कर रहे हैं कि ऐसा होगा या वैसा होगा। तो हम सिर्फ कुछ अजम्पशंस लगाकर अपनी प्लानिंग को करते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब आपको पता है कि आपने 90% अचीव करने हैं, आप स्कूल में तो आ ही रहे हैं। अब कुछ लोग क्या होंगे जो, अब आपको इसके साथ क्या चाहिए? 90% अचीव करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? हो सकता है आप ट्यूशन भी लग जाओ, हो सकता है आप सेल्फ स्टडी करो। तो ये क्या है? डिफरेंट ऑल्टरनेटिव कोर्स है। एक काम को कंप्लीट करने के जो डिफरेंट तरीके होते हैं उसे बोलते हैं ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। आप स्कूल में आकर स्टडी करते हो वो भी बेटर है, आप ट्यूशन पर जाते हो वो भी एक सोर्स है कि जहां पर आप क्या कर सकते हो? अच्छी तरह से पढ़ के अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो। या फिर नेक्स्ट मेथड, अगर हम कहीं सेल्फ स्टडी करते हैं तो वो भी क्या है? एक मेथड है कि जिससे आप 90% अचीव कर सकते हो। तो एक काम को करने के जो डिफरेंट तरीके हैं हम पहले वो सारे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। अब आपने 3 मेथड निकाले कि स्कूल में आना है, ट्यूशन जाना है या सेल्फ स्टडी करनी है। अब तीनों मेथड्स के आप क्या करोगे? इवेल्युएट करोगे। हर एक मेथड की मेरिट्स देखोगे, डीमेरिट्स देखोगे। जैसे अगर आप सेल्फ स्टडी कहते हो कि भाई मैं सेल्फ स्टडी कर लूंगा, तो लेकिन कुछ कंसेप्ट ऐसे होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे, फिर आप किस तरह से करोगे? तो हर एक मेथड की कुछ मेरिट्स होंगी, कुछ क्या होंगी? उसकी लिमिटेशंस होंगी। तो आप इस स्टेप के अंदर, 4th स्टेप के अंदर, उन सारे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज को, सारे जो आपने निकाले हैं तरीके, उन सबको क्या करते हो? इवेल्युएट करते हो। After making the list of various alternatives along with the assumptions supporting them, the manager starts evaluating each and every alternative. जो भी आपकी assumptions हैं जो हमने पॉइंट 2 में सेट की थी और जो आपका ऑब्जेक्टिव है नंबर 1 पर, तो आप सारे के सारे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज को क्या करते हो? चेक करते हो, इवेल्युएट करते हो। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ एन ऑल्टरनेटिव। एट लास्ट आप क्या कर दोगे? डिसाइड कर दोगे कि जो भी आपने जब उसको इवेल्युएट किया, जिसकी भी सबसे ज्यादा मेरिट्स होंगी या जो भी आपको सूट करता होगा, उसके बेसिस पर हम एक ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लेते हैं।
नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब आपको पता चल गया, आपने ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट कर लिया, जैसे आपका ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट हुआ कि आप स्कूल में आकर पढ़ेंगे और वहीं पर जो प्रॉब्लम्स होंगी हम टीचर से ले लेंगे। तो अब उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे, मतलब रोज स्कूल में जाएंगे, अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस करेंगे तो वो जाकर अपनी टीचर से पूछ लेंगे, उनसे सॉल्व करवा लेंगे। तो ये आपका आता है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। और जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है फॉलो अप एक्शन। ये नहीं है कि आपने पूरे साल की, जैसे आप अप्रैल में आपने +2 क्लास ज्वाइन की और आपने तब प्लानिंग की और उसको छोड़ दिया। फॉलो अप एक्शन का होता है, एक्शन का क्या मतलब होता है, जैसे आपने सोचा था प्लानिंग के अंदर क्या सब वैसा चल रहा है या नहीं चल रहा है, कि आप स्कूल में जा रहे हो, आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, आप अपनी प्रॉब्लम्स ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। तो ये होता है फॉलो अप एक्शन, कि आप जब कुछ कुछ टाइम के बाद चेक करते रहते हो कि आपने जिस तरह से प्लानिंग की थी काम उसके अकॉर्डिंग सही तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है। Planning is a continuous process, so the manager's job does not get over simply by putting the plan into action. इतना नहीं है कि आपने प्लान एक्शन में लेकर आए और बस। द मैनेजर मॉनिटर द प्लान केयरफुली वाइल इट इज इम्प्लीमेंटेड। आप जब आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, आप उसको अच्छे से मॉनिटर करते रहोगे, देखते रहोगे सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। और फिर ये खत्म कब होगी, जब आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, तब आपका ये जो प्लान है वहां पर खत्म हो जाएगा, फिर किसी नेक्स्ट चीज के लिए हम प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग तो चलती रहती है, लेकिन ये वाला जब आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा तो ये जो आपका प्लान था वो फुलफिल हो जाएगा। तो ये तो थी प्रोसेस प्लानिंग की। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्लान्स। प्लान्स के कुछ टाइप्स होते हैं, वो देखते हैं। प्लान्स आर ऑफ टू टाइप्स के प्लान है। नंबर 1 है सिंगल यूज प्लान्स, नेक्स्ट है स्टैंडिंग प्लान्स। सिंगल यूज प्लान्स नाम से ही जैसे हमें समझ में आ रहा है कि उसको आप कैसे यूज कर सकते हो, सिंगल टाइम यूज कर सकते हो, एक बार यूज करोगे, आप उसको किसी और सिचुएशन में कहीं और इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो अ सिंगल यूज प्लान इन अ बिजनेस रेफर्स टू प्लान डेवलप्ड फॉर अ वन टाइम प्रोजेक्ट और इवेंट द पास्ट वन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ताकि आप उससे क्या कर सको, अपना जो आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है अचीव कर सको। वन टाइम प्रोजेक्ट होता है, एक बार जब आपने उसको यूज कर लिया उसके बाद वो क्या हो जाएगा, प्लान फिनिश हो जाएगा। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, प्रोग्राम एंड बजट। आपके घर में कुछ भी प्रोग्राम होता है, चाहे किसी की शादी है या कोई भी आप घर पर फंक्शन कर रहे हो, प्रोग्राम कर रहे हो, तो उसका ये तो नहीं है कि आपने एक बार जो शादी के लिए जितनी भी अरेंजमेंट की या जो भी प्लान बनाया आप हर किसी की शादी पे सेम लगा दोगे। ऐसा तो नहीं होता। हर एक की शादी के लिए हर एक अलग अलग टाइम पे हमको क्या करने पड़ते हैं, प्रोग्राम्स बनाने भी पड़ते हैं, प्लानिंग करनी पड़ती है उनके लिए। तो ये है दो, प्रोग्राम एंड बजट, इनको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और सेकंड है स्टैंडिंग प्लान्स, जो क्या करते हैं, स्टैंड करते हैं, मतलब कैसी भी सिचुएशन हो वो सेम ही रहते हैं, जल्दी से चेंज नहीं होते हैं। Standing plans are used over and over again because they focus on organizational situation that occur repeatedly. जो सिचुएशंस बार बार आती रहती हैं उनसे रिलेटेड होते हैं आपके स्टैंडिंग प्लान्स। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव जो हमने किया अभी, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी एक्सेट्रा। अब इन सबको हम डिटेल में करते हैं। प्रोग्राम, a program is a single-use plan containing detailed statements about project outlining the objective, policies, procedure, rules, tasks, physicals and human resources required to implement any course of action. तो प्रोग्राम क्या है, एक सिंगल यूज प्लान है, हमने पहले भी किया था कि सिंगल यूज प्लान के अंदर आता है जिसके अंदर आप पूरा का पूरा उस चीज को, जो भी आप प्रोग्राम करने जा रहे हो उसके हर एक चीज की आपके पास स्टेटमेंट होती है, क्या चीज कैसे करनी है। उस प्रोग्राम का अपना एक ऑब्जेक्टिव होगा, अपनी कुछ पॉलिसीज होंगी, प्रोसीजर्स होंगे, रूल्स होंगे, उस वो जो सिर्फ रिलेटेड होंगे उस प्रोग्राम से, बाकी किसी से उसका कुछ लेना देना नहीं है। अब जैसे हम किसी की शादी करने जा रहे हैं तो उस शादी से रिलेटेड हमारा बजट कितना हमने करना है, सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे, क्या क्या फंक्शंस करने हैं वो डिसाइड होगा, किस फंक्शन में कितने लोग बुलाने हैं। तो ये क्या है, उस फंक्शन के लिए हम सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं। तो ये होते हैं आपके प्रोग्राम्स। नेक्स्ट है बजट। बजट नाम आपने सुना होगा। बजट क्या होता है, होती प्लानिंग ही है, लेकिन इसको हम किस में दिखाते हैं, क्वांटिटेटिव टर्म्स में दिखाते हैं। जैसे हमारा एक महीने का बजट है 10,000 रुपीज। जैसे आप लोग घर में भी सुनते होंगे कि हमने घर चलाना है तो हमारा जो बजट है वो 10,000 रुपीज है। तो इस तरह से क्या होता है, जब आप अपने प्लान को एक क्वांटिटेटिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट करते हो उसको बोलते हैं बजट।
अब बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। एक तो न्यूमेरिकल टर्म्स में होता है, जैसे हमने कहा 10,000 हमने रुपीज स्पेंड करने हैं फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, और कुछ डेफिनेट पीरियड के लिए होता है, जैसे हमने कहा कि हमने 1 महीने तक 10,000। या फिर इसका एक और एग्जाम्पल लें हम, तो वो आपका रिलेटेड है, जब हमने लास्ट ईयर +1 क्लास के अंदर पेटी कैश बुक की थी, तो हम मैनेजर को 1,000 रुपीज देते थे, वो उसका बजट होता था। अब उसने 1,000 के अंदर से कितने लगाए कितने नहीं लगाए वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन हमने उसको बजट दे दिया कि छोटे मोटे खर्चों के लिए हम आपको इतने ही पे करेंगे। तो इस तरह से ये क्या होते हैं, आपके बजट्स होते हैं। अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आपका स्टैंडिंग प्लान्स के अंदर आता है। हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमने हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, कुछ ऑब्जेक्टिव होगा। प्रॉफिट मोटिव तो हमारा हर एक बिजनेस का होता ही होता है कि हम बिजनेस करते क्यों हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए। अब ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर डिफाइंड एज एंड्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ विच एन ऑर्गेनाइजेशन गोज ऑन वर्किंग। ऑर्गेनाइजेशन वो एंड पॉइंट होता है जिसको अचीव करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती रहती है। एग्जाम्पल दे रखे हैं, इंक्रीजिंग सेल्स बाय 10%। मतलब इस साल हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि हमने क्या करना है, सेल्स इंक्रीज करके दिखानी है, 10% इंक्रीज करनी है, 20% इंक्रीज करनी है। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या होती है, स्ट्रेटेजी भी आपका स्टैंडिंग प्लान्स का एक पार्ट होता है। स्ट्रेटेजी जब आप अपने कॉम्पिटिटर को ध्यान में रखकर कुछ प्लान बनाते हो तो वो आपकी स्ट्रेटेजी होती है। स्ट्रेटेजीज रेफर टू दोज प्लान्स व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स टू फेस वेरियस सिचुएशन, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। कि जो हम डिफरेंट सिचुएशंस के लिए बनाते हैं, थ्रेट्स हमारे लिए क्या खतरा है और अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए क्या फायदे हैं, हमको कहाँ पर पैसा लगाना चाहिए। When the managers of an organization prepare a new strategy for the business, it is called internal strategy. And when some strategies are prepared to respond to the strategies of competitor, then such strategies are called external strategies. तो दोनों तरह की होती है, दो टाइप की स्ट्रेटेजीज हमने कर ली। कि एक तो जब हम अपने लिए बना रहे हैं, जैसे सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस है वो 2 रुपए कम कर देती हूँ, तो वो है मेरी इंटरनल स्ट्रेटेजी। और एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी क्या होगी, अगर मेरे कॉम्पिटिटर ने अपने प्रोडक्ट का प्राइस 1 रुपया कम किया है और मैं अगर अपने प्रोडक्ट का प्राइस 2 रुपए कम कर रही हूँ, तो वो मैं अपने कॉम्पिटिटर को देखकर कर रही हूँ, तो ये आपकी होती है एक्सटर्नल स्ट्रेटेजीज। एग्जाम्पल क्या है, सिलेक्शन ऑफ द मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट। जो सेम नेचर के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे पेप्सोडेंट एंड कोलगेट है, तो आपने देखा होगा जैसे ही कोलगेट की कुछ एडवर्टीजमेंट आएगी पेप्सोडेंट की भी साथ में आ जाएगी। क्यों, वो कॉम्पिटिटर को देखकर लोग ज्यादा उनकी तरफ ना शिफ्ट हो जाएं, तो वो क्या करते रहते हैं, एक दूसरे को देखकर कुछ एक्शंस लेते हैं, कुछ काम करते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट है पॉलिसी। पॉलिसी रेफर टू जनरल गाइडलाइंस विच ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन डिसीजन मेकिंग फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। पॉलिसीज क्या होती हैं, सिर्फ जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो आपको गाइड करती हैं कि एक सिचुएशन के अंदर आपने किस तरह से काम करना है और किस तरह से काम नहीं करना। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि हम सिर्फ कैश सेल्स करते हैं, हम क्रेडिट सेल्स करते ही नहीं। अब कोई अगर नया एम्प्लॉय भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आया है और हमने उसको अपनी पॉलिसी समझा दी कि हमारी सिर्फ कैश सेल्स है, नो क्रेडिट सेल्स, तो अब उसको वो क्या है, उसको गाइड कर दिया कि जब वो सेल करने जाएगा तो उसको क्रेडिट पर सेल्स नहीं करनी है। तो ये जो पॉलिसीज होती हैं वो जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो आपको डिसीजन मेकिंग के टाइम हेल्प करती हैं। तो एग्जाम्पल दे रखा है, सेलिंग गुड्स ऑन कैश बेसिस ओनली, रिजर्विंग सम पोस्ट फॉर वुमेन इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम चल रहा है, आपको एम्प्लॉइज चाहिए, तो उस टाइम के अंदर आपने क्या कर रखी है, कुछ रिजर्वेशन कर रखी है कि इतने % तो हम वुमेन को ही अपॉइंट करेंगे। तो ये क्या है, पॉलिसी है हर एक ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट है प्रोसीजर। प्रोसीजर प्रोसेस ही होती है, हमने बहुत सारी चीजों की प्रोसेस पढ़ी भी है कि एक काम को किस तरह से कंप्लीट किया जाएगा, पहले क्या स्टेप करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। जो स्टेप्स को हम डिफाइन कर देते हैं तो वो आपके प्रोसीजर्स होते हैं। तो प्रोसीजर्स आर दोज प्लान्स व्हिच डिटरमाइन द सीक्वेंशियल स्टेप्स टू कैरी आउट सम वर्क एक्टिविटी। एक काम को कंप्लीट करने के लिए क्या उसकी प्रोसेस है, क्या स्टेप आप पहले लोगे, क्या उसके बाद लोगे। अब जैसे अगर हम बात करें, हमने प्लानिंग की प्रोसेस अभी की, हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि पहले हम फॉलो अप एक्शन कर रहे हैं और लास्ट में जाकर हम सेटिंग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। जब आपको प्रोसेस आपको किसी भी चीज की गिवन
हैं तो आपको प्रोसेस के स्टेप वाइज ही काम करना पड़ता है, उसको उसी सीक्वेंस के अंदर फॉलो करना पड़ता है। हमने जैसे अभी प्रोसेस के 7 पॉइंट्स किए, तो आपको उन सारे स्टेप्स को एक के बाद एक ही फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई आप पहले कोई स्टेप आप पहले परफॉर्म कर रहे हो और जो पहले वाले स्टेप हैं वो बाद में परफॉर्म कर रहे हो। तो इस तरह से कोई भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं की जाती है। तो एग्जाम्पल दे रखे हैं, प्रोसेस अडॉप्टेड इन द सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज, ये हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से की जाती है। अभी हमारा जो हमने एग्जाम्पल कर दिया वो कर लिया प्लानिंग की प्रोसेस का ही। नेक्स्ट है रूल। रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट टेल what is to be done and what not to be done in specified situation। रूल्स आपके क्या होते हैं? सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं जो आपको बताती हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए नो स्मोकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसने आपको सीधा सीधा बता दिया कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हो तो आप स्मोक नहीं कर सकते। तो ये क्या है? कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जो आपको डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। नो एग्जाम्पल भी यही गिवन है, नो स्मोकिंग इन द ऑफिस प्रीमिसेस, कि आप जब भी ऑफिस के अंदर होगे तो आप ऑफिस में स्मोक नहीं कर सकते, और जब आप रूल्स को फॉलो नहीं करते हो तो उसके लिए आपको पेनल्टीज या फिर आपको उसके लिए फाइन वगैरह भी, फाइन पेनल्टीज ये सब चार्ज किए जाते हैं। नेक्स्ट है मेथड। मेथड एक काम को करने का क्या तरीका है। हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट में भी किया था, मेथड स्टडी की थी, जहां पर हम वन बेस्ट वे ढूंढते हैं एक काम को कंप्लीट करने का। तो मेथड आर स्टैंडर्डाइज्ड वेज और मैनर्स in which a particular task has to be performed. There may be many ways method of completing a task, but that method must be selected by which work can be done at the minimum possible cost। अब एक काम करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन उन सब में से कुछ एक बेस्ट मेथड होता है जहां पर आपकी कॉस्ट भी कम आती है और जहां पर आपको ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं करने पड़ते। तो जब आप उस बेस्ट मेथड को ढूंढ लेते हो वो आपके होते हैं मेथड। जैसे एग्जांपल है, वेरियस मेथड ऑफ ट्रेनिंग आर अडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रेन इट्स एम्प्लॉइज लाइक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग देने के तो बहुत सारे मेथड हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए देखेगी कौन सा मेरे लिए बेस्ट मेथड है और उसको चूज करेगी कि इन सब में से मुझे कौन सा चूज करना चाहिए, ट्रेनिंग मेथड या फिर किसी भी चीज के लिए है। हर एक चीज के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, हम उसके अंदर से वन बेस्ट वे फाइंड आउट करते हैं उस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो ये हमने किए, प्लान्स किए हैं, टाइप्स ऑफ प्लान्स, 2 टाइप्स के थे, सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान्स। सिंगल यूज प्लान के अंदर सिर्फ 2 ही थे, प्रोग्राम्स एंड बजट। उसके बाद वाले हमने जितने भी किए हैं वो आपके स्टैंडिंग प्लान्स हैं। थैंक यू।